गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजीज़। कंप्यूटर में कुछ टर्म्स हैं जो जिनके बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म्स क्या है? मशीन लैंग्वेज, सेकंड असेंबली लैंग्वेज और थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज। 3 टाइप की लैंग्वेज इसने बताई। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो सिर्फ मशीन को समझ में आएगी, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर एक्सेप्ट डाटा इन बाइनरी फॉर्मेट ओनली, दैट इज़ देयर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 0 and 1 ओनली। जो डिजिटल कंप्यूटर्स हम यूज़ करते हैं वो किस टाइप का डाटा एक्सेप्ट करता है? सिर्फ बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि सिर्फ जो डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होगा उसी को एक्सेप्ट करता है। दिस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इन विच एवरी पीस ऑफ डाटा वेदर इट्स अल्फ़ाबेट, डिजिट और एनी इंस्ट्रक्शन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। इस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज में क्या होगा? एवरी पीस ऑफ डाटा, कोई भी डाटा हो, अल्फ़ाबेट्स हो, डिजिट हो या कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, हर एक चीज़ को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में। तो इस टाइप की लैंग्वेज को हम क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। ठीक है। सेकंड देखो इसने क्या कहा, मशीन लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड मैनिपुलेट, क्योंकि सारा डाटा 0 और 1 की फॉर्म में होगा तो हमारे लिए उसको समझना और मैनिपुलेट करना मुश्किल है। देयरफॉर हम क्या करते हैं, कुछ सिंबल्स यूज़ कर लेते हैं। सिंबॉलिक नेम्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ बाइनरी फॉर्मेट टू ईज द प्रोग्रामर्स टास्क, क्योंकि अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखने के लिए दे दिया जाए तो वर्ड्स की फॉर्म में, कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखना हमारे लिए आसान होगा बजाय कि 0-1 की फॉर्म में। तो क्या करते हैं, कुछ सिंबॉलिक नेम्स या कहे निमोनिक्स हम यूज़ करते हैं किसकी जगह पर? बाइनरी फॉर्मेट की जगह पर, अपना यानी कि प्रोग्रामर्स का काम आसान करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज यूज़ निमोनिक्स टू राइट प्रोग्राम्स। तो असेंबली लैंग्वेज ये जो सिंबॉलिक वर्ड्स थे इनका यूज़ करती है प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। ठीक है। लेकिन हमने तो वो लिख दिया वर्ड्स की फॉर्म में, लेकिन कंप्यूटर को तो 0-1 की लैंग्वेज समझ में आती है। तो इसका मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है असेंबली लैंग्वेज में उसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा मशीन लैंग्वेज में, ताकि सिस्टम को वो समझ में आ सके। तो उस चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए एक ट्रांसलेटर होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर। A translator called assembler converts assembly language program into equivalent machine language program। तो assembler क्या करता है, उस assembly language program को किस में कन्वर्ट कर देता है? machine language program में, ताकि सिस्टम को वो समझ में आ सके और वो उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करती है इंग्लिश वर्ड्स ही, जैसे कि इफ़, एल्स, डू, वाइल फॉर इट्स इंस्ट्रक्शंस के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए वो इंग्लिश का वर्ड्स ही यूज़ करती है। एवरी इंस्ट्रक्शन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ इक्विवेलेंट टू मैनी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। हर एक इंस्ट्रक्शन जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखेंगे वो किसके इक्विवेलेंट है? मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस के ही इक्विवेलेंट है। So use of high level languages greatly signifies the program debugging, testing and maintenance। तो हमारे लिए तो प्रोग्राम को में एरर्स ढूंढना, उसको टेस्ट करना, उसको मेंटेन करके रखना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। किसमें? हाई लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड्स ही हैं, उनको हम इजीली समझ सकते हैं। द ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। फिर से सिस्टम को तो हाई लेवल लैंग्वेज समझ में आएगी ही नहीं, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मशीन लेवल लैंग्वेज में। तो उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ट्रांसलेटर की। तो वो क्या होता है हाई लेवल लैंग्वेज में? इज़ आइदर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उस ट्रांसलेटर को या तो उस ट्रांसलेटर के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? या तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर। ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का काम तो सेम ही है, दोनों ही क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। कंपाइलर भी और इंटरप्रेटर भी। फिर दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि दोनों की वर्किंग अलग है। कैसे? कंपाइलर तो क्या करता है? इट इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। कंपाइलर टेक्स द होल ऑफ द प्रोग्राम एट वंस एंड कंपाइल्स इट। कंपाइलर क्या करेगा? पूरा का पूरा प्रोग्राम एक साथ लेगा और फिर उसको कंपाइल कर देगा। फॉर एग्जांपल जैसे सी में जो आप यूज़ करते हो वो क्या यूज़ करते हो? कंपाइलर। ठीक है। और एग्जांपल क्या है? फोर्ट्रान, पास्कल, ये सब किसको यूज़ करते हैं? उनके पास क्या होता है? कंपाइलर। दूसरा क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है? कन्वर्ट करता है हाई लेवल इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ही, लेकिन कंपाइलर से डिफरेंट क्यों है? बिकॉज इट टेक्स ओनली 1 लाइन एट अ टाइम, इंटरप्रेट इट एंड प्रोड्यूसेस इट्स इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज। वो तो क्या कर रहा था? एक साथ पूरा प्रोग्राम उठा रहा था। इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक टाइम पर एक लाइन ही उठाएगा सिर्फ,
ठीक है, उस लाइन को इंटरप्रेट करेगा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, फिर सेकेंड लाइन उठाएगा, इस तरीके से। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। देयरफॉर इंटरप्रेटर्स आर स्लो एंड लेस एफिशिएंट देन कंपाइलर, क्योंकि एक एक लाइन उठाकर ये कन्वर्ट करते हैं, इसीलिए बहुत स्लो हैं और लेस एफिशिएंट है इन कंपैरिजन टू कंपाइलर। हाउएवर दे आर लेस कॉम्प्लेक्स देन कंपाइलर एंड आर ग्रेट एड इन डिबगिंग, क्योंकि एक लाइन को में एरर ढूंढना ईजी है बजाय के एक साथ पूरे प्रोग्राम के, इसीलिए ये डीबगिंग का काम यानी एरर ढूंढने का काम इंटरप्रेटर में इजी है। एग्जाम्पल क्या है इंटरप्रेटर के, बेसिक, लोगो, हैव, इंटरप्रेटर्स। ठीक है, बेसिक और लोगो लैंग्वेज क्या यूज़ करती है, इंटरप्रेटर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंप्लीट, क्लियर, फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स फॉर सॉल्विंग अ स्पेसिफाइड प्रॉब्लम। आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक कंप्लीट, क्लियर, फाइनाइट नंबर ऑफ लॉजिकल स्टेप्स लिखते हो, यानी कि उस प्रॉब्लम को आप बाय स्टेप लिख लेते हो उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी जो प्रोसेस है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। द वर्ड एल्गोरिथम इज डाइड फ्रॉम द नेम ऑफ 9th century अरब मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी हु डेवलप द मेथड्स फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। उसने क्या डेवलप किया था, मेथड्स, किसके लिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, विच यूज्ड स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, और इसमें हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। एन एल्गोरिथम कंटेन्स अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स ईच ऑफ विच में इंक्लूड अ नंबर ऑफ ऑपरेशंस। वही बात बार बार बोल रहा है कि एल्गोरिथम क्या कंटेन करती है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फाइनाइट होने चाहिए, और हर एक किसको इंक्लूड करेगा, नंबर ऑफ ऑपरेशंस को। एल्गोरिथम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या है। सबसे पहले तो एल्गोरिथम लिखते वक्त क्या होना चाहिए, उसमें इनपुट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम 2 नंबर्स का सम ही करें तो उसके लिए 2 नंबर्स इनपुट कराने पड़ेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, इट शुड हैव एन इनपुट। सेकेंड, इसने कहा द स्टेप्स इंक्लूडेड इन द एल्गोरिथम शुड बी एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। जो स्टेप्स हम लिख रहे हैं वो कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूटेबल भी होने चाहिए, कंप्यूटर उनको एग्जीक्यूट कर सके। जैसे कि अब हम फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ पिक माय पेन, तो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकता, कंप्यूटर पेन कैसे लेकर आ सकता है। तो इस टाइप्स के स्टेप हमें नहीं लिखने एल्गोरिथम के अंदर, जो कंप्यूटर दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेबल बाय द कंप्यूटर। हमें सिर्फ वही स्टेप्स इंक्लूड करने हैं जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। थर्ड है टाइम टेकन बाय ईच स्टेप मस्ट बी फाइनाइट एंड स्मॉल। जो आप स्टेप्स लिख रहे हो वो इस तरीके से लिखने कि वो फाइनाइट हो और टाइम उनको करने में कम लगे। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है द एल्गोरिथम कैन नॉट बी ओपन एंडेड एंड द प्रोसेस मस्ट ऑलवेज एंड आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ये नहीं है कि एल्गोरिथम का कहीं एंड ही नहीं है, यानी कि उसको सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा कि एल्गोरिथम ख़त्म कहाँ हो रही है। ऐसे नहीं लिखनी, क्लियर लिखनी है, बिल्कुल फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद आपकी एल्गोरिथम क्या हो जानी चाहिए, वो प्रोसेस ख़त्म हो जानी चाहिए। फिफ्थ, इसने कहा इट मस्ट प्रोड्यूस एन आउटपुट आफ्टर एग्जीक्यूशन। कुछ स्टेप्स, मतलब जितने स्टेप्स आपने लिखे हैं वो एल्गोरिथम के उस एल्गोरिथम का कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। दैट इज़ एवरी स्टेप ऑफ एल्गोरिथम शुड यील्ड सम रिजल्ट। हर एक स्टेप का कोई ना कोई मतलब होना चाहिए, बिना वजह के आप कोई स्टेप नहीं लिखोगे। हर एक स्टेप का कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए। इफ़ देर इज़ एनी स्टेप विच डज नॉट हैव, कोई ऐसा यूजलेस स्टेप है जिसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको आप ओमिट कर दोगे, उसको आप एल्गोरिथम में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। एन एल्गोरिथम शुड बी रिटन इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज लाइक प्लेन इंग्लिश सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ताकि वो हर एक को समझ में आ सके। यानी कि आप एल्गोरिथम अगर लिख रहे हो और मैं उसको अगर पढ़ के देखूँ तो एल्गोरिथम मुझे भी समझ में आनी चाहिए, तो हमें इसलिए उसमें सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट शुड बी यूनिक। हर एक लाइन का, हर एक स्टेटमेंट का जो मीनिंग है वो यूनिक होना चाहिए। ये नहीं कि हर बार आप एक ही लाइन लिख रहे हो, सबका एक ही मतलब निकल रहा है, नहीं, उसको फिर आप एक ही बार लिखोगे। द एल्गोरिथम मस्ट बी जनरल इनफ टू डील विद एनी कंटीजेंसी। एल्गोरिथम जो है वो कोई भी आगे पॉसिबिलिटी अगर है तो उसके साथ वो क्या कर सके, डील कर सके। द प्रोग्रामर्स वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑन एन एल्गोरिथम माइट डेवलप डिफरेंट प्रोग्राम्स बट गिवन द सेम डाटा देयर प्रोग्राम शुड यील्ड आइडेंटिकल रिजल्ट। अब जैसे एक ही प्रॉब्लम को
का एल्गोरिथम मैं अगर कई स्टूडेंट्स को देती हूँ तो सब अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करेंगे। हर एक स्टूडेंट हो सकता है कि उसके स्टेप्स अलग अलग हों, लेकिन उनका आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यानी कि मैंने अगर मान लो सम ऑफ 2 नंबर्स के लिए एल्गोरिथम लिखनी दी है तो हो सकता है हर स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में एल्गोरिथम लिखे, लेकिन अगर मैं सब स्टूडेंट को सेम इनपुट डाल रही हूँ 2 और 3 तो सबका आउटपुट भी 5 आना चाहिए, सबका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो काम तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम करेंगी, बस क्योंकि सब अपने अपने इंडिपेंडेंटली एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो हो सकता है कि उनकी लैंग्वेज अलग हो जाए, लेकिन आउटपुट क्या रहना चाहिए, सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट आना चाहिए हर एक एल्गोरिथम का। तो ये कुछ स्टेप्स है जो हमें ध्यान रखने हैं एल्गोरिथम लिखते वक्त। उसके बाद नेक्स्ट है एल्गोरिथम वैलिडेशन। एल्गोरिथम वैलिडेशन का क्या मतलब है कि एल्गोरिथम वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एक बार जब एल्गोरिथम आपने लिख ली तो उसके बाद ये ज़रूरी है कि आप उसको चेक करो कि वो जो रिज़ल्ट दे रही है वो ठीक दे रही है या नहीं, यानी कि जिस पर्पज़ के लिए आपने एल्गोरिथम बनाया है वो डिज़ायर्ड आउटकम आपके पास आ रहा है या नहीं। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए कि एल्गोरिथम वैलिड है या नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम वैलिडेशन। क्लियर है। उसके बाद एल्गोरिथम के कुछ स्टेप्स हम लिखेंगे, यानी कि कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है जैसे राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, जो अभी मैंने आपको बताया। तो एल्गोरिथम लिखते वक्त जो स्टार्टिंग का स्टेप्स होंगे वो आपके इनपुट होंगे, यानी कि सबसे पहले आपको उस प्रोग्राम के लिए क्या क्या इनपुट चाहिए है पहले आप वो लिखोगे। उसके बाद उसको करने के लिए क्या क्या प्रोसेसिंग होगी वो प्रोग्राम्स आप लिखोगे, फिर आउटपुट को डिस्प्ले करवाओगे और लास्ट में क्या होगी, टर्मिनेट द प्रोसेस। ये सीक्वेंस आपका एल्गोरिथम का रहेगा। हर प्रोग्राम, हर सॉल्यूशन, हर उसके लिए प्रॉब्लम के लिए आप जब एल्गोरिथम लिखोगे तो उसके लिए आपको क्या कैसे लिखनी है, एक सीक्वेंस रहेगा। क्या, पहले जो नंबर्स या जो भी आपको इनपुट कराना है पहले आप इनपुट कराएंगे, उसके बाद उस पर जो भी प्रोसेसिंग होगी वो स्टेप्स आएंगे, उसके बाद आउटपुट को आप डिस्प्ले करवाओगे और लास्ट में टर्मिनेट द प्रोसेस को एंड ज़रूर करना है। ठीक है, अब हम लिख के देखते हैं एल्गोरिथम। सबसे पहला है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का सम करने के लिए एल्गोरिथम लिखनी है, तो इसमें हमें 2 नंबर्स चाहिएंगे। तो इसने स्टार्टिंग में यही लिखा, इन दिस प्रॉब्लम 2 नंबर्स आर गिवन, देयर सम इज़ टू बी कैलकुलेटेड एंड देन डिस्प्लेड। 2 नंबर्स हमें दिए हुए होंगे, उनका सम हम कैलकुलेट करेंगे और फिर उसको डिस्प्ले कराएंगे। तो उसके लिए क्या स्टेप्स लिखोगे, सबसे पहले मैंने बताया इनपुट, तो दोनों नंबर्स को इनपुट कराओगे। अब उसमें हो सकता है एक स्टूडेंट, जैसे इसने अलग अलग कराया है, आप अलग अलग 2 स्टेप बना सकते हो, इनपुट फर्स्ट नंबर एज ए, इनपुट सेकेंड नंबर एज बी। और हो सकता है कोई स्टूडेंट इन दोनों को एक ही स्टेप में लिख दे, इनपुट 2 नंबर्स ए एंड बी, तो वो लैंग्वेज का फ़र्क आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जो 2 नंबर्स मैं दूंगी उनका सम सबका वही आना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद इनपुट कराने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उनका सम निकालेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या आ गया, कैलकुलेट देयर सम एज, उनका सम किसी कहीं जाकर स्टोर होगा, उस वेरिएबल को हमने क्या नाम दे दिया, सी। तो ए प्लस बी किस में चला गया, सी में, उसको हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। और सी हमने बता दिया कि वेयर सी इज़ अनदर नंबर इन विच सम इज़ स्टोर्ड। सी एक और नंबर ले लिया जिसके अंदर जाकर उनका सम स्टोर हो जाएगा। फिर सी को हम क्या करा लेंगे, डिस्प्ले करा लेंगे, और फिर लास्ट में क्या आता है, टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, तो हर एक एल्गोरिथम इसी तरीके से लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स। इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेटेस्ट अमंग 3 नंबर्स और स्मॉलेस्ट अमंग 3 नंबर्स। ग्रेटेस्ट मैं करा रही हूँ, स्मॉलेस्ट आप लोग खुद करेंगे। 3 नंबर का निकालना है, ऐसे ही आप कितने भी नंबर हो सबका निकाल सकते हो। एग्जाम्पल में 3 नंबर्स के लिए दे रखा है। देखो इस प्रॉब्लम में पहले 3 नंबर्स गिवन होने चाहिए, ए बी सी। ठीक है, अब उनका ग्रेटेस्ट हम निकालेंगे और फिर उसको डिस्प्ले करेंगे। तो स्टेप सबसे पहले क्या आएगा, इनपुट कराएंगे, इनपुट नंबर्स ए बी एंड सी। उसके बाद पहले 2 नंबर्स को चेक करेंगे कि उनमें बड़ा कौन सा है। तो क्या कंडीशन लगाएंगे चेक के लिए, इफ़, क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी। अगर ए बड़ा है तो ग्रेटर के अंदर क्या चला गया, ए, अदरवाइज एल्स ग्रेटर के अंदर क्या चला जाएगा, बी। ठीक है, अब इन दोनों में जो बड़ा वो निकाल लिया। अब उसको हम तीसरे नंबर सी के साथ कंपेयर करेंगे और फिर उनमें जो बड़ा होगा ग्रेटेस्ट के अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो हमने किया, इफ़ ग्रेटर जो आया था उसको
चेक किया ग्रेटर देन इक्वल टू सी अगर है तो ग्रेटेस्ट में क्या चला जाएगा, ग्रेटर चला जाएगा, अदरवाइज सी बड़ा होगा तो इसीलिए एल्स ग्रेटेस्ट में क्या चला गया, सी। ठीक है, क्या किया हमने, 3 नंबर्स लिए ए बी सी। पहले हमने इन दोनों नंबर्स को चेक किया और इन दोनों नंबर में जो बड़ा था उसको हमने किस में डाल दिया, ग्रेटर में। अब हो सकता है वो ए हो और हो सकता है वो बी हो, जो भी बड़ा होगा इन दोनों में वो किस में चला गया, बी में। तो उसके लिए हमने चेक किया कि क्या ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है। अगर ए बड़ा है तो ए चला जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब बी बड़ा है तो ग्रेटर में बी चला जाएगा। अब फिर हम क्या करेंगे, इस ग्रेटर को तीसरे नंबर के साथ चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो बड़ा क्या हो जाएगा, ग्रेटर। तो सबसे बड़ा नंबर अब ग्रेटर में जो होगा वो चला गया, तो उसको हम किस में डाल देंगे, ग्रेटेस्ट में। तो ग्रेटेस्ट में क्या चला जाएगा, ग्रेटर, अगर ग्रेटर बड़ा है। और ये अगर कंडीशन फॉल्स है तो ग्रेटेस्ट में क्या चला जाएगा, सी, क्योंकि सबसे बड़ा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यही काम आपको लोएस्ट अमंग 3 नंबर्स के लिए भी करना है। अब इस ग्रेटेस्ट को हम क्या करा देंगे, डिस्प्ले करा देंगे, डिस्प्ले ग्रेटेस्ट, और लास्ट में क्या करते हैं, टर्मिनेट द प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। क्या करना है हमें, एल्गोरिथम लिखनी है किसके लिए, टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर। एक सर्कल का एरिया निकालना है जिसकी रेडियस क्या दे रखी है, आर। तो सबसे पहले तो रेडियस को इनपुट कराएंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर एरिया को डिस्प्ले करेंगे, टर्मिनेट द प्रोसेस, वही स्टेप्स आ जाएंगे। तो देखिए क्या किया, इनपुट द रेडियस आर ऑफ द सर्कल, पहले रेडियस इनपुट कराई, फिर कैलकुलेट किया एरिया ए ऑफ द सर्कल, उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाया, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट। फिर ए को क्या करा दिया, डिस्प्ले, एंड देन टर्मिनेट द प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग द फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस इक्वल टू दिस। फॉर्मूला उसने ऑलरेडी दे दिया, आपको सिर्फ टेम्परेचर को इनपुट कराना फ़ारेनहाइट में, और फिर ये फॉर्मूला लगा के उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, फिर उसको डिस्प्ले कराना है, और फिर टर्मिनेट द प्रोसेस। यही क्या, इनपुट द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, पहले इनपुट करवाया टेम्परेचर को, फिर कैलकुलेट किया इसको सेल्सियस में इस फॉर्मूले का हेल्प से, फिर डिस्प्ले कराया इस टेम्परेचर को इन डिग्री सेल्सियस, और फिर टर्मिनेट द प्रोसेस। नेक्स्ट देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, राइट एन एल्गोरिथम फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। अगर आपको किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है और उसके लिए आपको एल्गोरिथम के स्टेप्स लिखने हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो एक नंबर लोगे जिसका आपको क्या निकालना है, फैक्टोरियल निकालना है। तो वो नंबर हमने क्या ले लिया, n। ठीक है, जिस नंबर का फैक्टोरियल हमें निकालना है वो नंबर हमने क्या ले लिया, n। और उसका फैक्टोरियल निकल के किसी वेरिएबल में जाकर स्टोर होगा, क्योंकि जब आप फैक्टोरियल निकालते हो, जैसे 5 फैक्टोरियल निकाल रहे हो, तो 5 फैक्टोरियल निकालने के लिए क्या करते हो, 1 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 तक जाता है। तो ये नंबर, ये जो मल्टीप्लिकेशन है कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी, तो उसके लिए एक वेरिएबल हमने क्या ले लिया, फैक्ट। और फैक्ट में स्टार्टिंग में हमने क्या डाल दिया, 1। एक वेरिएबल ले लिया फैक्ट, और फैक्ट के अंदर शुरू में हमने क्या वैल्यू डाल दी, 1। मेमोरी में जाके फैक्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, 1। ठीक है, अब उसके बाद हमें जो फैक्टोरियल निकालना है वो किसी नंबर किसका निकालना है, n का निकालना है। तो क्या किया, बार बार हमने लूप लगाएंगे, यानी कि उन स्टेप्स को रिपीट करेंगे। तो उसके लिए क्या किया, इफ़ n इज इक्वल टू 0 देन फैक्ट इक्वल टू 1। अगर हमने नंबर n को 0 ही ले लिया तो 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो फैक्ट में क्या चला जाएगा, 1 को हम डिस्प्ले करा देंगे। लेकिन अगर कोई और नंबर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी n तक, यानी कि हमने उसके स्टेप्स को क्या कराना पड़ेगा, रिपीट कराना पड़ेगा। तो उसके लिए एक नया वेरिएबल चाहिएगा, वो हमने क्या ले लिया, k। सेट k इज इक्वल टू 1। k में हमने क्या डाल दिया, 1। अब हम क्या करेंगे, इस 6 स्टेप को रिपीट करेंगे, कहाँ तक, 1 से लेकर n तक। क्योंकि n का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो n फैक्टोरियल निकालने के लिए आप क्या करते हो, 1 2 3 अप टू सोन n। ठीक है ना, तो इसका मतलब इस 6 स्टेप को हम कहाँ से कहाँ तक रिपीट करेंगे, 1 से लेकर n तक। ठीक है, तो क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू k इंटू फैक्ट। फैक्ट के अंदर क्या चला गया, k शुरू में क्या लिया था, 1। तो फैक्ट के अंदर क्या चला गया, 1 इंटू 1। तो फैक्ट में शुरू में क्या चला गया, 1। ठीक है, फिर k की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 2।
क्योंकि k को कहाँ तक रिपीट करना है, n तक, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो अब फैक्ट में क्या चला गया 2 इंटू जो फैक्ट में पहले वैल्यू थी 1, तो क्या चला गया 2 इंटू 1। तो फैक्ट के अंदर अब वैल्यू 1 की जगह पर क्या चली गई है 2 इंटू 1, ठीक है। फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, तो अब क्या चला जाएगा फैक्ट के अंदर, जो पहले था 2 और साथ में इंटू 3, तो अब फैक्ट के अंदर क्या चला गया 3 इंटू जो पहले ही वैल्यू थी 2 इंटू 1, इस तरीके से। फिर k की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो 4 इंटू 3 इंटू कहाँ तक, अप टू सोन n तक। तो ये यही n फैक्टोरियल होता है। जैसे 5 n की वैल्यू मैंने 5 ले ली, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो इसीलिए इस स्टेप को हमने कहाँ तक रिपीट किया, n तक। फिर फैक्ट को हम क्या करा देंगे डिस्प्ले, और लास्ट में क्या होता है टर्मिनेट द प्रोसेस। तो इस तरीके से हमें स्टेप्स लिखने हैं, ठीक है। तो एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ी। एक तो वो नंबर ही जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना, उसको इनपुट कराया। एक जहाँ जाकर फैक्टोरियल की वैल्यू सेव होगी उसके लिए फैक्ट लिया, और एक इस स्टेप को रिपीट कराने के लिए भी वेरिएबल चाहिए था, वो हमने क्या ले लिया k, ठीक है। तो 3 वेरिएबल्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राइट एन एल्गोरिथम टू इनपुट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। पहले तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स उनके नंबर हमें डालने हैं, फिर उसके बाद क्या करना, उनका एवरेज निकालना है, और फिर कैलकुलेट करना है सबसे ज़्यादा मार्क्स सारे स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, ग्रेटेस्ट मार्क्स, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट का तो मैं पीछे प्रोग्राम आपको करा ही चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स डालेंगे। तो इनपुट मार्क्स m1 इन सब्जेक्ट 1, फिर सब्जेक्ट 2 अप टू सोन जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के नंबर क्या करा देंगे, इनपुट करा देंगे। ये काम हमें हर एक स्टूडेंट के लिए करना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एवरेज निकालना है। एवरेज कैसे निकालते हो, पहले सारे मार्क्स का क्या हो जाएगा सम, और उसको जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे क्या कर दोगे डिवाइड। तो एवरेज कैसे निकल जाएगा, टोटल मार्क्स बाय n, ठीक है। अब ये 3 स्टेप आपको हर एक स्टूडेंट के लिए करने हैं। आपको जैसे एक स्टूडेंट के लिए नंबर डाले, ऐसे फिर सेकंड स्टूडेंट के लिए नंबर डालोगे, फिर उसके मार्क्स का टोटल करोगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप है वो आपको रिपीट कराना है ऐसे हर एक स्टूडेंट के लिए क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फाइंड द हाईएस्ट टोटल मार्क्स इन द क्लास एंड डिस्प्ले इट। ये 5th जो स्टेप है, इसमें प्रोग्राम नंबर सेकंड आ जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट निकालते कैसे हैं। कंपेयर करते रहोगे मार्क्स को, और लास्ट में ग्रेटेस्ट में वो वैल्यू चली जाएगी जो सबसे बड़ी होगी। फिर उसके बाद रिपीट स्टेप 7 फॉर ऑल स्टूडेंट। अगर आपको हर एक स्टूडेंट का एवरेज भी डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक स्टूडेंट का एवरेज डिस्प्ले कराना पड़ेगा, जो हमने 7th स्टेप में लिख दिया। तो इसलिए इसने लिखा रिपीट स्टेप 7 फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर आप हर एक स्टूडेंट का एवरेज जो आया था उसको डिस्प्ले भी कराना चाहते हो तो ये स्टेप आप फिर से हर एक स्टूडेंट के लिए क्या कर दोगे, रिपीट कर दोगे, और लास्ट में टर्मिनेट द प्रोसेस। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्ट 3 स्टेप्स में तो एवरेज निकाला, और ये काम हमें हर एक स्टूडेंट के लिए करना, तो इसलिए ये तीनों स्टेप्स हमने रिपीट किए। फिर उसके बाद आप डिस्प्ले एवरेज यहीं पर कर सकते थे, यहाँ पर एवरेज डिस्प्ले करा के, और हर एक स्टूडेंट के लिए करना, तो इसलिए उस स्टेप को रिपीट कर दोगे हर एक स्टूडेंट के लिए। उसके बाद हमें हाईएस्ट मार्क्स निकालने थे, तो सीधा इसने वो स्टेप्स दोबारा नहीं लिखे क्योंकि पीछे वो कर चुका है, तो सीधा इसने पॉइंट बना दिया फाइंड द हाईएस्ट टोटल मार्क इन द क्लास। तो इसीलिए एल्गोरिथम हर एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करती है कि वो कैसे लिख रहा है। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है इस स्टेप को भी खोलकर इसके 3-4 स्टेप बना दे कि हाईएस्ट निकालेंगे कैसे, और हो सकता है कि उसने एक ही लाइन में लिख दिया। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से एल्गोरिथम के स्टेप्स लिख रहे हो, ठीक है। और लास्ट में हम क्या करते हैं, टर्मिनेट द प्रोसेस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एल्गोरिथम के।